गुडविल में हमने सारे मेथड्स कर लिए, बस एक मेथड बचा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं कि कोर्स में है कि नहीं है, कोर्स में है। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, तो बस एक चीज ऐड हो जाएगी, वेट्स असाइन हो जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड की एक्सटेंशन है ये, तो ये वही कर सकता है जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या था? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो हमें अभी भी वो एवरेज प्रॉफिट चाहिए ही होंगे, तो कैसे निकालते हैं, क्या ऐड बैक करना है, क्या लेस करना है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, बट वो चाहिए होगा आपको। ओके, तो आई होप वो आता हो, क्योंकि वो नहीं आता तो फिर सुपर प्रॉफिट भी कैसे ही निकाले होंगे, तो फिर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर आपको जीरो से सब कुछ शुरू करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, आप वेट्स असाइन कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को। वेट्स असाइन करने का मतलब क्या होता है? वेट्स असाइन करने का मतलब होता है इंपॉर्टेंस असाइन करना। इंपॉर्टेंस असाइन करना, किस हिसाब से इंपॉर्टेंस असाइन करना? आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, तो चलो भाड़ में गई अकाउंट्स, अकाउंट्स को 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं, आपसे रिलेटेबल बातें करते हैं। आप स्कूल ए में है, आप स्कूल बी में है। स्कूल ए का पेपर है बहुत टफ और स्कूल बी का पेपर है बहुत इजी। एग्जाम्पल है, दोनों ने 50 मार्क्स का पेपर दिया। स्कूल ए में हाईएस्ट मार्क्स थे 25, हाईएस्ट मार्क्स थे 25 और 50% ऑफ द क्लास फेल हुई थी। सेम टॉपिक पे 50 मार्क्स का पेपर कंडक्ट हुआ स्कूल ए में, बहुत टफ पेपर आया, आधे से ज्यादा क्लास फेल हुई, हाईएस्ट थे 25। स्कूल बी में सेम टॉपिक सेम सिलेबस का पेपर हुआ, पेपर बहुत इजी था, हाईएस्ट थे 50/50, कोई भी फेल नहीं हुआ, कोई भी फेल नहीं हुआ, हाईएस्ट थे 50/50 स्कूल बी में। स्कूल ए में हाईएस्ट थे 25 और आधे से ज्यादा क्लास फेल थी। तो मेरा क्वेश्चन है कि इनके स्कूल में अगर कोई 25 लाया और आपके स्कूल में अगर 25 लाया, तो वो दोनों 25 मार्क्स सेम है, कंपेरेबल है? नहीं है कंपेरेबल, नहीं है कंपेरेबल। तो दो डिफरेंट स्कूल के पेपर्स, चाहे सिलेबस सेम था, बट कंपेरेबल नहीं थे मार्क्स। क्यों? क्योंकि एक का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था, एक का डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी था। तो अगर किसी उनके स्कूल में तो 50 के बराबर है, इनके 25, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके स्कूल में किसी ने 1 स्कोर करा है तो उनके स्कूल में वो 2 के बराबर है। आपके स्कूल में किसी ने 10 स्कोर करा है तो वहां पे 20 के बराबर है। आपके स्कूल में किसी ने 25 स्कोर करा है तो वहां पे 50 के बराबर है। तो अगर आपने 25 स्कोर करे हैं तो स्कूल में वो 12.5 के बराबर हुए, अगर हम इस स्केल पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके बराबर हुए का मतलब क्या हुआ? तो फिर हमने वेट्स असाइन कर दिए। तो आपके स्कूल में हमने वेट असाइन कर दिया 2, मतलब हुआ वेट 2 का क्या हुआ कि आप अगर 1 स्कोर कर रहे हो तो वो 2 मान लिया जाएगा। फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन वो 2 मान लिया जाएगा, डबल ऑफ व्हाट यू हैव स्कोर्ड वो मान लिया जाएगा। तो वेट्स असाइन कब करने पड़ते हैं? अगर हमें दो अलग अलग चीजें कंपेयर करनी है जिनकी दोनों की इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, तो पहले उनको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2020 में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो 2019 में किसी कंपनी के प्रॉफिट्स थे 5 करोड़ और 2020 में प्रॉफिट्स थे 1 करोड़। तो अगर सिर्फ यही बताऊं, कुछ नहीं बताऊं कि कोविड आया था, क्या हुआ था, कुछ नहीं बताया, तो ड्रास्टिक फॉल इन प्रॉफिट्स है, ड्रास्टिक फॉल इन प्रॉफिट्स है। बट वो क्या ट्रू पिक्चर दे रहा है कंपनी की ग्रोथ की? नहीं, कह रहा भाई साहब बाकी तो लॉसेस में चले गए थे, आधे बिजनेस तो बंद ही हो गए। तो अगर उन्होंने 1 करोड़ भी कमाया तो बहुत अच्छी बात है। आप टू 2020 को तो वेट असाइन कर दो 10 के, तो मतलब उसमें 1 करोड़ 10 करोड़ कमाने के बराबर है, क्योंकि मेजोरिटी कंपनी तो लॉसेस में थी। तो वेट्स असाइन करे जाते हैं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो किसी ईयर को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग पे, तो हम ईयर्स को वेट्स असाइन कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स को
वेट्स असाइन कर रहे हैं, तो वेट्स असाइन करे जाते हैं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। अगर आपने किसी ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो उसको बड़ा वेट असाइन कर दो, किसी को कम इंपॉर्टेंस देनी है तो उसको लो वेट असाइन कर दो। और अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट कौन से प्रॉफिट्स होंगे, लेटेस्ट या पुराने? वाई? लेटेस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? लेटेस्ट प्रॉफिट तो दिखाएंगे ना कि एज ऑन डेट कंपनी के किस लेवल पे है, एज ऑन डेट कंपनी किस लेवल पे। आप जिस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, एक डेट पे टेक ओवर कर रहे हो, अब 5 साल पहले वो बहुत अच्छा करती थी, वो ज्यादा जरूरी है, या अभी वो बहुत अच्छा कर रही है? दोनों में से आपके लिए ज्यादा काम की बात क्या है? अभी स्टेटस कैसा है? आप तो 5 साल पहले बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन अब खराब कर रही है, आप तो अब टेक ओवर कर रहे हो, आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे जो अभी स्टेट है। यस और नो? तो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पीरियड होता है? लेटेस्ट। लेटेस्ट, तो लेटेस्ट ईयर को आप हाईएस्ट वेट असाइन करेंगे, अगर वेट्स आपको खुद असाइन करने हैं तो। अगर हम लोग के वेट्स हैं 1 2 3 4 5 और 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, आप वेट असाइन करो, तो जो लेटेस्ट ईयर है आप उसको 5 देंगे, फिर उससे पहले वाले को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आप ऐसे वेट्स असाइन करेंगे। अगर उन्होंने असाइन करके नहीं दे रखे तो नॉर्मली वो खुद असाइन करके देते हैं, बट वो ये भी चेक कर सकते हैं ना कि आपको वेट्स असाइन करने आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो वेट्स किस हिसाब से असाइन करेंगे आप? लेटेस्ट को हाईएस्ट वेट दिया जाएगा। वेट्स का मतलब होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। सुपर प्रॉफिट मेथड हमने करा था, कह रहे उसके ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। कह रहे क्या ड्रॉबैक्स थे? ड्रॉबैक ऑफ द अबव, जो एवरेज प्रॉफिट हमने सिंपल तो कर लिया, अब हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं। ड्रॉबैक ऑफ द अबव मेथड वाज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड। ट्रेंड कंसिडर करे, बस 5 साल है तो पांचों के प्रॉफिट्स ले लिए, वो ट्रेंड को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा, बस जो भी है एज इट इज फिगर्स ले लेता है। ट्रेंड की तरफ तो वो जा भी नहीं रहे कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। सिंस ईच ईयर्स प्रॉफिट्स आर गिवन इक्वल वेटेज, हर एक साल का प्रॉफिट बराबर इंपॉर्टेंट माना गया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स में। वेट से साइन नहीं करे तो इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल वेटेज है सबकी, 1। Distinction is not made between a business that has rising profits and one that has falling profits. तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी सिंपल एवरेज की, जिसको ओवरकम करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। It is a method under which a weight is assigned to each year. Normal profit for each year is determined as is determined in the simple R. Normal profit, अब आपको क्या बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या माना जाता है? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इन रियल टर्म्स तो वो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे जो एवरेज मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो नॉर्मल प्रॉफिट जिसको वो नॉर्मल बोले जा रहे हैं, वो क्या है? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, उनकी बात हो रही है। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज डिटर्मिन्ड एज it was being determined earlier and multiplied with the weight assigned to determine the value. तो हमें क्या निकालना होगा? वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालना होगा? वेटेड प्रॉफिट। बात समझ आई? तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट्स वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकाल रहे थे, बस वेट्स जो असाइंड हैं उनसे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगी। ठीक है जी, वेटेड ओके। फिर उसके बाद टोटल ऑफ द वेटेड प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स, फॉर्मूले में आ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट जैसे निकाल रहे थे वैसे ही करेंगे, बस जो वेट्स असाइन है वो उस ईयर का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करके आप वेटेड प्रॉफिट्स निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था? अगर 3 साल की एवरेज निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट्स ऑफ द 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 3, 4 साल की एवरेज है तो प्रॉफिट्स ऑफ द 4 इयर्स डिवाइडेड बाय 4, प्रॉफिट्स ऑफ द 5 इयर्स है तो प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 5। लेकिन अगर वेटेड एवरेज है, अगर वेटेड एवरेज है तो एवरेज प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर लिया, वेटेड प्रॉफिट्स आ गए। अब जो डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड नहीं करना, सम ऑफ वेट्स
सम ऑफ वेट्स से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सम ऑफ वेट्स। Weightage is assigned to the profit of recent year as it indicates the most likely profits in future. कैसे गुडविल कैलकुलेट होगा? स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से नॉर्मल प्रॉफिट? आपके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, आपके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हो गए जी। फिर सिलेक्ट द वेट असाइंड टू ईच ईयर्स प्रॉफिट। तो वेट्स क्वेश्चन बता रहा होगा तो आप उस हिसाब से वेट ले लेंगे, नहीं बता रहा होगा तो लेटेस्ट को हाईएस्ट वेट असाइन करेंगे। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज कैसे निकलेगी? आपके एवरेज प्रॉफिट निकल गए, मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, प्रोडक्ट आ गई, वेटेड प्रॉफिट्स आ गए, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो वेटेड एवरेज टोटल ऑफ द वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट्स। तो मतलब 5 4 3 2 1, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 उसका टोटल आ जाएगा वहां पे। फिर गुडविल का फॉर्मूला वही है, वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। व्हाई डू वी असाइन वेट्स? थ्योरेटिकली आ सकता है, न्यूमेरिकली तो आपको सिर्फ कैलकुलेट ही करना है, बट आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। Past profits show the trend of financial performance, which is the trend of profits. Profits का trend से पता चलता है कि performance कैसी है। Profits earned by an enterprise in the recent years, they are more relevant. Profits of the recent years are more relevant as compared to earlier years. Therefore, more weightage should be given to the recent profits, which is followed under the method. Weighted average profit method is considered better as compared to simple average profit, as it gives more weightage to the profits of the recent years. This method is particularly effective when profits are showing either rising or, मतलब अगर कोई ट्रेंड शो कर रहे हैं, चाहे राइजिंग चाहे फॉलिंग, अगर ट्रेंड शो कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड रहता है। वैसे भी अगर पूछा जाए तो दोनों में से बेटर कौन सा है, तो वेटेड एवरेज ही बेटर है, बिकॉज वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस असाइन करता है इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वेट्स असाइन करते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन।